जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज जो है हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनटीए में अगर हम इसमें बात करें तो काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए लगभग लगभग अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होते हैं इससे 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक क्या है सर, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यही क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब यही टॉपिक दूसरे टॉपिक में भी हेल्प करता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी के भी आपको पता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जिस बच्चे को ये टॉपिक आता है, ये मान के चलिएगा उसको 2 टॉपिक आते हैं, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आता ही है, प्रोबेबिलिटी भी आता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चे, ये जो टॉपिक होगा इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बताएंगे परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, और उसमें क्या क्या मतलब जो होती है सिमिलैरिटी होती है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला के कैसे बनते हैं, उसमें टाइप कितने अलग अलग तरह के आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद भी साथ में ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवा देंगे। मतलब ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा देंगे, ताकि आपके सिंक में जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चलता रहे, है ना। तो आपको क्या होगा, एक लगभग 10 क्वेश्चन का आपका सेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यह तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो आज हम कैसे करने वाले हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। देखो, ये टॉपिक 3 पार्ट में चलेगा हमारा। पहला पार्ट होगा परम्यूटेशन, उसकी डेफिनेशन बेसिक, ठीक है। इसमें ये बताया जाएगा कि परम्यूटेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परम्यूटेशन का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन आएगा, परम्यूटेशन जैसे हम सिखा देंगे उसके बाद में कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। फिर क्या होता है, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर सीख रहे हैं तो आपने देखो बहुत सारे अभी तक, अब आप तैयारी करने बैठे हैं तो आप, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने कई सारे पेपर देखे होंगे, कई सारी चीजें देखी होंगी। तो आपने जब पेपर देखे हैं और बाकी सारी चीजें देखी हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चन आते हैं तो मिक्स होकर बहुत ज्यादा आते हैं। कभी भी क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में परम्यूटेशन पूछ लिया जाता है, किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों पूछ लिया जाता है। तो हम ये बताएंगे कि जब उसके मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कितने वैरायटी आ सकती है, कितने सारे टाइप आ सकते हैं, उन सबको भी जो है वो हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लेक्चर है हमारा। लेक्चर का नाम है परम्यूटेशन, ठीक है। क्या नाम है, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे, कोई भी टॉपिक जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि वो टॉपिक का काम क्या है, उस टॉपिक को किन चीजों की सहायता से सॉल्व करा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज ही काउंट करना आना चाहिए आपको। काउंट करना नहीं आता तुम लोगों को, पता है हमारे को। काउंट करने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। जब भी हम बात करते हैं काउंट करने की, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप काउंट किस तरीके से करते हो। जब भी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा तो इसमें आप काउंट किस तरीके से करेंगे, तो याद रखिएगा। काउंट करने के ना यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं। आप वैसे 1 2 3 वाली काउंटिंग की बात नहीं कर रहे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 2 प्रिंसिपल पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब सर ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होते हैं सर। तो इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मीनिंग क्या है। देखो, ये जो प्रिंसिपल है ना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ये कुछ कीवर्ड्स पे काम करता है। कीवर्ड्स पे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हैं आपके सामने, दिख रही है इमेजेस, है ना। यहाँ पे टी शर्ट है, यहाँ पे जो है पैंट्स हैं, जीन्स है हमारे पास में, ठीक है। और जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे एंड एक कीवर्ड होता है, ठीक है। बोथ एक कीवर्ड होता है, ऑल एक कीवर्ड होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे इस तरह के आपको कीवर्ड मिल गए, एंड, बोथ, ऑल, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता लग रहा है कि हाँ यार इसमें ना इनमें से कुछ ना कुछ यूज हो सकता है, तो उस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। अब सर अभी समझ में नहीं आया हमारे को, समझाओ ढंग से। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो, मान लेते हैं कि आपको ना, आप देहरादून आए हो, देहरादून मिलिट्री एकेडमी में मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो कि सर मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ, एक दिन आने दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आओ, ठीक है। तो आप जो है अपने घर से देहरादून मिलिट्री एकेडमी मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो आपने बोला कि सर मैं आ रहा हूँ देहरादून में, सबसे अच्छी जगह कहाँ पर है जहाँ पे मेरे को बेस्ट चीजें मिलेंगी। मैंने कहा बेस्ट चीजें तो देखो बहुत जगह मिलती हैं, आपके पास में बजट कितना है। तो आपने बोला सर घर वालों ने मेरे को दिए हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए दिए हैं, बोला सब कुछ खरीद लो इसमें देहरादून में जो भी मिलेगा, जीन्स खरीद लो, टी शर्ट खरीद लो, पूरा बढ़िया से पैक होकर आना, अच्छे से देहरादून के बढ़िया कपड़े लेकर आना। अब दिक्कत ये है, 1000 रुपए जब दे रहे हैं, है ना, घर वाले, या मान लेते आपके बड़े भाई ने दिए 1000 रुपए, जाओ ऐश करो ऐसे बोल के, तो आपने उनकी तरफ देखा होगा 1000 रुपए में क्या ऐश करूं मैं, है ना, क्या करूं मैं 1000 रुपए का।
ऐसा सोचा होगा। लेकिन आपके बड़े भाई की आप बात मानते हो? नहीं, अगर बात नहीं मानोगे तो वो आपको कूट देते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि 1,000 रुपए भाई साहब, वो 1,000 रुपए है तुम्हारे पास, ठीक है, 1,000 रुपए में आपको दो चीजें खरीदनी है। कौन कौन सी? टी शर्ट और जीन्स खरीद के लेकर आओ देहरादून से। अब दिक्कत ये है, देखो देहरादून है महंगी सिटी थोड़ी सी ना, देहरादून में एकदम से आपको नहीं मिलेगा 1,000 रुपए का कोई सामान। लेकिन देहरादून कोई भी कितनी भी महंगी सिटी हो, उसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सस्ती भी होती हैं। जैसे देहरादून की बात करें तो देहरादून में ना एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा सब चीजें। देहरादून में आपका एक मार्केट लगती है ना। मैं ये कह सकता हूँ उस मार्केट में क्या होता है, वो एक बाजार होता है, संडे में लगता है वो, है ना, संडे मार्केट बोलते हैं उसको। तो उसमें होता क्या है कि आप जो है ना, जैसे ये टी शर्ट है, जीन्स है, 1,000 रुपए में आप बढ़िया से बढ़िया लेके चले जाओगे, है ना। ठीक है, अच्छी से अच्छी लेके चले जाओगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ सेल में आपको कपड़े देते हैं, कुछ कपड़े होते हैं उनके पास में, कुछ सेल में आपको कपड़े देते हैं। आप 1,000 रुपए में पूरा जोड़ा लेकर आ जाओ घर अपने, ठीक है, बढ़िया खा पी कर, ठीक है। तो सपोज आपने मेरे से पूछा, सर मेरे को घर से इतना पैसा मिला है, घर लेकर जाना पड़ेगा सर, 1,000 रुपए मेरे पास में है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, संडे मार्केट बढ़िया है। तो संडे मार्केट आप गए तो वहां पे देखा आपने, वहां पे एकदम से एक आदमी चिल्ला रहा है 300 300 300 300 300 में ले जा लो ऐसे करके, ठीक है, टी शर्ट ले जाओ 300 रुपए में, है ना। तो आपने देखा भाई ये क्या हो रहा है, 300 रुपए में लिवाइस की जगह पे डिवाइस मिल रहा है, ठीक है। लिवाइस की जगह पे कौन सी टी शर्ट मिल रही है, डिवाइस की मिल रही है। भाई कुछ तो चेंज होगा नाम में, है ना। कंपनी चेंज है, हाँ थोड़ा सा चेंज है, लिवाइस नहीं है, ठीक है, डिवाइस है, इसका कंपनी का नाम है, लेकिन 300 रुपए की है, ठीक है। ऐसी ये जो जीन्स मिल रही है, जीन्स मिल रही है 700 रुपीज की, 700 रुपए की जीन्स मिल रही है। बोल रहे हैं 700 में ले जा लो भाई साहब, घर ले जा लो तुम 700 रुपए में, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करके दिखा रहे हैं, स्ट्रेचेबल पैंट है बढ़िया, ठीक है। तो आपने बोला भाई ये तो खतरनाक यहाँ पे चल रहा है भाई, यहाँ पे डेनिम की जगह पे कैनिम नाम लिखा हुआ है, कैनिम, है ना, ये डेनिम की जगह पे कैनिम नाम लिखा हुआ है, कैनिम नाम की जीन्स मिल रही है डेनिम के प्लेस पे, है ना। तो बोला यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पे देहरादून में, लिवाइस की जगह पे डिवाइस मिल रहा है, डेनिम की जगह पे कैनिम मिल रहा है, और ये 300 रुपए की 700 रुपए की टोटल मिला के हो गया 1,000 रुपए, बढ़िया है यार, है ना। तो आपने ये डिसाइड कर लिया यार सही मिल रहा है, मेरे पास में बढ़िया डील है, मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास में 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए में मैं दोनों चीजें खरीद सकता हूँ, है ना। तो आपने घर पे भैया को फोन करके बोला कौन सा कलर चाहिए तुम्हारे को, तो भैया ने बोला अरे जो भी ले लो, आपको जो पसंद आता है वो लो, बढ़िया से लेकर आना। लेकिन तो आपके पास में चॉइसेस हैं, आपको खरीदनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक टी शर्ट खरीदनी है, मेरे को एक पैंट खरीदनी है ना। एक टी शर्ट में खरीदना चाहता हूँ और एक पैंट में खरीदना चाहता हूँ, जीन्स यानी एक जीन्स में खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास में चॉइसेस है। चॉइसेस का मतलब ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में ये चॉइसेस है कि मैं ये व्हाइट शर्ट खरीद सकता हूँ या तो व्हाइट टी शर्ट, और इसके साथ में इन दोनों में से कोई भी पैंट ले सकता हूँ, ये वाली या ये वाली, हाँ यार पॉसिबल है। व्हाइट के साथ में मैं ब्लू भी ले सकता हूँ, व्हाइट के साथ में ये भी अच्छी लगती है, ब्लैक भी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। व्हाइट टी शर्ट के साथ में ब्लू पैंट कितनी बढ़िया लगती है भाई साहब, कॉम्बिनेशन गजब होता है ना। ब्लैक भी अच्छी लगती है कुछ बच्चों को, है ना, तो ये भी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर व्हाइट में मजा नहीं आता, हम जो ये वाला कलर, ये कौन सा कलर होता है, मैरून बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, जो भी कलर होता है, ठीक है, इस कलर के साथ में हम ये वाली या ये वाली भी ले सकते हैं। मान लेते हैं व्हाइट नहीं लेना चाहते तो आप इन दो, इसके साथ में इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, एक तो ये ले सकते हो और इसके साथ में ये वाली पैंट या ये वाली पैंट ले सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, मेरी तरह इंसान हो। मेरी तरह कौन इंसान, मैं, मुझे कुछ पसंद नहीं आता, आप मान के चलिए मेरे पास में जो है ना ब्लैक कलर के इतने सारे कपड़े हैं, ठीक है, जिसको कुछ पसंद नहीं आता वो ब्लैक खरीदता है, तो मेरे लिए ब्लैक कलर जो है ना वो आप ही मान के चलिए कुछ नहीं मिला तो ब्लैक उठा लूंगा, ठीक है। तो आप भी मान लेते हैं मेरी तरह है, आपको कुछ समझ नहीं आता ब्लैक उठा लेते हैं, बोलते हैं कि ये रॉयल कलर है, बढ़िया कलर है, कुछ भी रीजन देते हैं बकवास सा अपने दोस्तों को, ठीक है, और वो उठा के लेकर आए तो क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदना है। तो मान लेते हैं आपने ब्लैक कलर खरीदा, ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ में आपने इन दोनों में से कोई एक पैंट खरीदनी है, तो ये दो चॉइसेस आपके पास में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल कितनी चॉइसेस हैं आपके पास में, चॉइसेस, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं चॉइसेस पूछ रहा हूँ, टोटल कितनी चॉइसेस हैं आपके पास में। तो आप बोलेंगे सर मेरे पास में एक तो ये चॉइस थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये वाली थी, ये देखो ये वाली लाइन जा रही है, चौथी ये वाली थी, किसके साथ में ये खरीद लूं, पांचवी ये वाली चॉइस थी, किसके साथ में ये खरीद लूं, या छठी ये वाली चॉइस थी। तो मेरे पास में टोटल सर 6 चॉइसेस हैं। अगर मेरे पास में 3 टी शर्ट है और 2 पैंट है तो उनको मैं टोटल 6 तरीके से खरीद सकता हूँ। बात समझ में आ गई, 6 तरीके से मैं 6 अलग अलग तरह के जोड़े बना सकता हूँ और मैं खरीद सकता हूँ। ये जो चॉइसेस काउंट करी है ना हमने,
ये होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का काम। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करता क्या है, ये टोटल चॉइसेस काउंट करता है। ये बताता है कि अगर आपके पास में इतनी चीजें ये हैं, इतनी चीजें ये हैं, तो टोटल कितनी होंगी, टोटल कितनी तरह से आप काउंट कर सकते हो, टोटल कितनी चॉइसेस होंगी आपकी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे को मान लेता है अभी इस केस में, कभी भी याद रखिएगा, अगर ये सपोज करो एम नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास में, है ना, ये एम नंबर ऑफ थिंग्स है, तो अगर सपोज करो एम की वैल्यू जो है वो 150 है, एम की वैल्यू जो है वो 650 है, तो हम ऐसे जाले जाले थोड़ी ना बना बना के चॉइसेस काउंट करें। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता क्या कहता है, आपको ऐसे ये ऐसे एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं। इसको निकालने का आसान तरीका होता है, अगर आपके पास में एम नंबर ऑफ थिंग्स पहले दे रखी है और एन नंबर ऑफ थिंग्स बाद में दे रखी है, तो अगर आपको टोटल चॉइसेस निकालनी होती है, तो टोटल चॉइसेस का फॉर्मूला होता है बच्चे एम इंटू एन। अब एम इंटू एन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 3 और 2, तो देखो इसका आंसर भी 6 ही आ रहा है ना, इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम इतना ऐसे ऐसे क्यों काउंट करें इसको, देखो इसके साथ में ऐसे जाला बना के, ऐसे जाला बना के, ऐसे ये करके इतने लाइनें खींच के क्यों काउंट करें, जब मेरे को पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे पता लग जा रहा है कि मैं टोटल कितने पेयर बना सकता हूँ, है ना, पता लग रहा है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करता है, वो टोटल चॉइसेस काउंट करके दे देता है हमारे को इस फॉर्मूले से। तो वो कहता है कि कभी भी अगर आपके पास में एंड, बोथ या ऑल वर्ड यूज हो रहा है, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, उस केस में आपको करना होता है सबको मल्टीप्लाई, जितनी भी चीजें दे रखी हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो, टोटल चॉइसेस निकल के आ जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एंड वर्ड कहाँ यूज हुआ, बिल्कुल यूज हुआ, कंडीशन जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आपके भाई ने ये बोला था कि आपको टी शर्ट एंड पैंट का एक जोड़ा लेकर आना, मतलब आपको दोनों ही लेकर आने, टी शर्ट भी खरीदनी है और जीन्स भी खरीदनी है। अगर आपको टी शर्ट और जीन्स दोनों खरीदनी है, तो इसका मतलब आपके पास में ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप टी शर्ट लेकर आगे घर पे जीन्स लेकर नहीं आए, दोनों लेकर आनी पड़ेगी, है ना, या जीन्स लेकर आगे टी शर्ट नहीं लेकर आए, दोनों लेकर आनी पड़ेगी, दोनों अगर लेकर आनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको क्या है, ये एंड वर्ड का यूज हो रहा है, एंड का या बोथ का या ऑल का, और मतलब सारे सामान लेकर आना है आपको, बोथ मतलब दोनों सामान लेकर आना है आपको, एंड मतलब इसको भी लाना है, इसको भी लाना है। तो इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज होता है आपके पास में, या क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा पता लगता है कि हाँ यार इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि सारा सामान मेरे को लेकर आना पड़ेगा, सारे नंबर मेरे को काउंट करने पड़ेंगे, उस केस में मैं क्या करूंगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके टोटल चॉइसेस निकाल दूंगा। बात समझ में आ गई, और अच्छी बात है। अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, ये किन कीवर्ड्स पे काम करता है, याद रखिएगा इनके कीवर्ड्स हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के, या आइदर और या मान लेते हैं अपने पास में कोई भी ऐसा इस टाइप का वर्ड जिससे आपको पता लगे कि हाँ मेरे पास में चॉइस है, कि है ना, कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे, जैसे और जैसा होता है कि इनमें से कोई एक, है ना, इस तरीके का कोई भी वर्ड दिखा है, या ठीक है, अगर कभी भी और वर्ड आता है या आइदर और वर्ड आता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो अब जरा इसको ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चे, देखो सपोज करो सब कुछ यही है, आपके पास में पैसे भी उतने ही है, सामान भी वही बिक रहा है, सामान भी वही बिक रहा है, पैसे भी उतने ही है, ठीक है, आपके पास में 1000 रुपए है, 1000 रुपए, 1000 रुपए लेकर तुम अपने घर से आए हो, ठीक है, कि मुझे सामान खरीदना है, ठीक है, आपके भैया ने बोला कि भाई साहब आप लड़की हो या लड़का जो भी मान लेते हैं, ठीक है, सामान लेकर आना है, ऐसे सपोज करो आप लड़की हो थोड़ी देर के लिए, है ना, आप कन्या हो, है ना, कन्या जो होती है ना वो वैसे तो बड़ी सख्त होती है, लेकिन कई जगह पे वो पिघल जाती है, जैसे गोलगप्पा, है ना, तो गोलगप्पा यहाँ पे क्या है, जैसे आप पलटन बाजार में जाओगे ना, तो एक गली आती है जिसको बोलते हैं हम चाट गली, है ना, चाट गली में क्या है भाई, तरह तरह की चाट है, ऐसा तुम्हारे को चाट का ना वो हो जाएगा, नशा हो जाएगा सूंघ लोगे तो, ठीक है, इतनी खतरनाक, तो खतरनाक उसमें से मतलब वो आती है, अरोमा आती है यार, मजा आ जाता है, जैसे ही आप घुसते हो तो मजा आ जाता है एकदम से ना, और मार्केट के बीच में नहीं, ठीक है, सपोज करो आप मार्केट के अंदर जा रहे हो, आपने डिसाइड कर रखा है यार एक टी शर्ट लेनी है, एक जीन्स लेनी है, 1000 रुपए है, ये आवाज लगा रहा है 300 रुपए की, ये आवाज लगा रहा है 700 रुपए की, एक इससे लूंगा एक इससे लूंगा, तभी क्या होता है आपकी नाक में एकदम से ऐसे करके एक खुशबू आती है, खुशबू आ रही है गोलगप्पे और बन टिक्की की, ठीक है, गोलगप्पे और बन टिक्की की, तो आपने आंखें बंद करी और ऐसे करते करते आप सीधा वहां पे पहुंच गए, वहां पे खड़े होकर यहाँ से आपका वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं, है ना, तो भाई साहब वो देख रहे हैं चाट वाले, वो कह रहे हैं कि क्या है मैडम जी, क्या लेना है तुम्हारे को, कहती भैया गोलगप्पे लगा दो,
गोलगप्पे लगा दो, ऐसे कर रहे हो उनके साथ में, ठीक है। उसने बोला ठीक है मैडम, खड़े रहो, ऐसे मत करो, खड़े रहो, ठीक है। तो खड़े रहे तुम, उसने एक प्लेट गोलगप्पे लगा के दिया, आपने एकदम फटक से खा लिए, ठीक है। सूखी पापड़ी मांग रहे हो उनसे, लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब चाट गली की एक खासियत है वो खिला देता है, लेकिन वहां पे महंगा सामान है ना। तो वहां पे महंगा सामान है, सपोज करो आपने एक प्लेट गोलगप्पे खाए, आपको बोला, आपने बोला कि कितने हो गए भैया, उन्होंने बोला 150 रुपए है, ठीक है। तो 150 रुपए ले लिया तुम्हारे से, है ना। तो उसने बोला कि 150 रुपये मैडम जी ये, और सूखी पापड़ी भी खाई है आपने, तो सूखी पापड़ी के जो है 50 रुपए। तो आपने बोला मैंने तो 5 पापड़ी खाई है, तो फिर 5 पापड़ी के ही 50 रुपए, एक पापड़ी जो है वो 10 रुपए की है ना। मैडम जी हम फ्री में कुछ नहीं देते आपको, ठीक है। तो वो सब लौंडा है, नहीं दे रहा आपको। अब 50 और 150, 200 रुपए का आपने सामान खा लिया, आपके पास में कितने रुपए बचे, 800 रुपए, ठीक है। 800 रुपए तुम्हारे पास में बचे, 1000 रुपए तुम घर से लेकर आए थे। भैया ने बोला था कि भाई साहब दोनों सामान लेकर आना, तुम दोनों सामान ले पाओगे, ये 300 रुपए की है, ये 700 रुपए की है, ले पाओगे, नहीं ले पाओगे भाई साहब, आपके पास में पैसा ही नहीं है, बिना पैसे के क्या लोगे, है ना, कुछ नहीं ले पाओगे। और ये कम नहीं करते भाई साहब, इनकी खासियत है, जो मार्केट है ना वहां पे कम कोई नहीं करता, खासियत है उनकी, जितना है उतने का ही देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में चॉइस है। अब चॉइस क्या है, आपके पास में चॉइस ये है कि घर वालों को जो है असली रेट ना बताओ, घर वालों को ये बोलो एक कोई भी एक सामान ले लो, जैसे या तो 2 जीन्स में से कोई एक जीन्स ले लो, या तो 3 टी-शर्ट में से कोई एक टी-शर्ट ले लो। घर वालों को बोलो कि बड़ी महंगी टी-शर्ट बिक रही थी, पता है तुम्हारे को, ये टी-शर्ट है ना, 800 रुपए की, वो 1000 रुपए की एक टी-शर्ट थी, मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ, ऐसे बोल दो झूठ। और ठीक है, 300 रुपए की टी-शर्ट ला के बाकी पैसे भी खा जाओ तुम। पहली चॉइस तो ये। दूसरी चॉइस ये है कि आप 700 रुपए की जीन्स लो और कम पैसे खा जाओ, 100 रुपए खा जाओ 800 रुपए में से, ठीक है। 700 रुपए की जीन्स ले लो और घर वालों को बोल दो कि जीन्स बड़ी महंगी मिली, 1000 रुपए की तो जीन्स ही मिली है ना मम्मी जी और भैया जी, हमारे पास तो पैसे इतने ही थे तो हम लेकर नहीं आए। तो आपको मारेंगे थोड़ी ना, वो बोलेंगे ठीक है चलो ठीक है, बच्चा सही बोल रही है ना, अगर बच्ची बोल रही है तो, है ना। लड़कियों पे तो विश्वास हो ही जाता है, लड़कों पे नहीं होता, लड़कों को तो कूट देते हैं पकड़ के। आप देखो इधर, कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर आप दो में से एक ही सामान लेकर गए, जैसे या तो टी-शर्ट लेकर गए या तो जीन्स लेकर गए, तो इसका मतलब ये है आपके पास में चॉइसेस कम हो गई। हाँ, अगर आप मान लेते हैं टी-शर्ट लेके जाते हैं तो 3 टी-शर्ट में से कोई एक टी-शर्ट चूज कर रहे हो आप, है ना। और अगर आप मान लेते हैं जीन्स लेकर जाते हो तो कोई जीन्स एक चूज कर रहे हो, 2 जीन्स में से कोई एक जीन्स चूज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल चॉइसेस अगर मैं काउंट करूं, इन 3 में से एक टी-शर्ट, यानी 3 चॉइसेस तो ये हो गई, 2 ये हो गई, तो टोटल 5 चॉइसेस है मेरे पास में। तो 5 चॉइसेस है, मैं ऐसे ना निकाल के, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है अगर आपको टोटल चॉइसेस निकालनी है तो उसके लिए बच्चा आपको करना क्या है, टोटल चॉइसेस के लिए, ठीक है, टोटल चॉइसेस के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, तो 3 + 2 5 हो जाता है, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इतना लंबा क्यों सिखा रहा हूँ, कितना इतना लंबा क्यों समझा रहा हूँ भाई साहब, ये चीजें जो है ना ये नींव होती हैं आपकी बेसिक। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं, आपसे होंगे नहीं सॉल्व, बढ़िया क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है। बात यह है कि आपको बेसिक कितना आता है, बेसिक नहीं आता तो फिर सारी चीजें बेकार है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन देखो हर जगह मिल रहा है, यूट्यूब पे हर कोई करा रहा है, हम क्या अलग कर सकते हैं आपके लिए, वो हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, ये कीवर्ड मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है टोटल चॉइसेस निकालने के लिए। एडिशन में कीवर्ड मिलेंगे, ऐड कर देना है, ठीक है, टोटल चॉइसेस निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है आगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, और मैं उसके बाद में क्या करता हूँ, परम्यूटेशन स्टार्ट करता हूँ आपका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक स्त्री है भाई हमारे पास में, स्त्री, ठीक है, एक औरत है, a lady wants to select one cotton साड़ी and one polyester साड़ी, ठीक है, from a textile shop if there are 15 cotton and 13 polyester variety in that shop, in how many ways can she pick up 2 sarees, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला गया है कि एक औरत है, लेडी है, वो क्या हुई, एक शॉप में गई, एक शॉप में जाके बोली साड़ी दिखा दो, तो शॉप वाला बोला मैडम जी कौन सी साड़ी दिखाएंगे, पॉलिस्टर लेनी है या कॉटन लेनी है, तो उसने बोला एक एक लूंगी दोनों, ठीक है। तो इसने क्या करा, लड़की ने, भाई साहब औरत है, स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, उसने उस दुकान वाले की 15 कॉटन की साड़ी खुलवा दी भाई साहब कि अच्छी नहीं लग रही है, उसने उसको बोल रही कि पिंक कलर दिखाओ, पिंक,
और बेचारा वो पिंक कलर दिखा रहा है, नहीं नहीं ये पिंक नहीं, बेबी पिंक दिखाओ, बेबी पिंक। ठीक है, तो बेचारा वो ढूंढ रहा है बेबी पिंक क्या होता है। उसके बाद में कह रही नहीं नहीं पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक कलर दिखाओ। कि ये वाला ब्लैक नहीं, वो क्रो ब्लैक आता ना, क्रो ब्लैक कौवे वाला, वो दिखाओ। अब वो कह रहा है क्रो ब्लैक कौन सा होता है, वो ढूंढ रहा है बेचारा, है ना। बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढांड के उसने कुछ 2 साड़ी उसको निकाल के देनी है। उसने पहले पॉलिस्टर की साड़ी खुलवा दी बेचारे की, है ना। 15 जो है किसकी खुलवा दी है, कॉटन की साड़ी खुलवा दी है। अब उसको 2 साड़ी लेनी है, कितनी तरीके से वो चूज कर सकती है, आपसे पूछा गया। टोटल चॉइसेस कितनी होंगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, तो देखो मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बेसिक सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको इतना लंबा सोचना नहीं है जितना मैंने बोला। आपको बस ये देखना है कि एंड वर्ड यूज रखा है और वर्ड यूज रखा है। यहाँ पे कौन सा एंड वर्ड यूजर, तो एंड वर्ड यूज रखा है। तो कभी भी अगर आपको टोटल चॉइसेस निकालनी होगी कि कितनी तरह से चूज कर सकती है, तो आपको करना क्या, 15 तरह की मल्टीप्लाई कर देनी है। 15 तरह की मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये शायद 15 195 होगा मेरे हिसाब से, है ना। 195 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 15 दाम 150 होते हैं, 15 45 होते हैं। ठीक है, 45 और 150 195 हो जाते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। हाँ, कोई डाउट है, समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे और वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ये होता है कि 15 साड़ी तो उसने पॉलिस्टर की खुलवा दी, हाँ कॉटन की खुलवा दी। उसने क्या पॉलिस्टर की खुलवा दिया, लेनी उसको एक है, या तो वो कॉटन की लेगी या तो पॉलिस्टर की लेगी। तो कभी अगर ऐसा होगा तो टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, 15 और 13 को ऐड कर देना, 28 आ जाए। बात समझ में आ गई। तो ये होता है टोटल चॉइसेस काउंट करने का तरीका। जब आपको एंड वर्ड दिखेगा तो ये है टोटल चॉइसेस, इतने पेयर बना सकती है वो, है ना। और अगर मान लेते हैं और वर्ड दिखेगा तो आपको ऐड कर देना उसके इसमें। समझ में आ गया। चलो अब क्या होता है बच्चे, ये हमने एंड वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बता देते हैं और एक फिर परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो फैक्टोरियल नोटेशन पहले आपको पढ़ाते हैं कि क्या होती है, उसके बाद परम्यूटेशन पे आते हैं। क्लास 11th में ये स्टार्ट होता है फैक्टोरियल नोटेशन, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो तो, ठीक है। देखो फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, ये एक तरह का ना मतलब नंबर को सॉल्व करने का मेथड है और एक प्रॉपर फॉर्म है। अगर मान लेते कोई भी नंबर आपको दे रखा है और वो n फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है कि बच्चे उसको आपको तब तक खोल देना है जब तक उसकी वैल्यू 1 तक नहीं आ जाती। जैसे n n-1 n-2 अप टू 1 तक। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करो आपको ना 5 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल कुछ भी दे रखा है। जैसे मान लेते आपको 7 फैक्टोरियल दे रखा है, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व, फैक्टोरियल के 2 सिंबल होता है, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला सिंबल होता है n का, ये वाला, इसका मीनिंग होता है n फैक्टोरियल। या दूसरा सिंबल होता है ये वाला। ये दोनों ही सिंबल सेम है। आपको बुक में ये वाला दिखे क्वेश्चन पेपर में या ये वाला दिखे, दोनों एक ही बात है। पहला सिंबल दिखे या दूसरा सिंबल दिखे, दोनों एक ही बात है। तो जैसे अगर मैंने ऐसे 7 से फैक्टोरियल लिख रखा है, तो इसका मीनिंग होता है बच्चे 7 को तब तक खोलना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक 1 नहीं आ जाता और मल्टीप्लाई लगाना है। जैसे 7 से कम क्या होता है 6, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आगे बात समझ में, 7 6 5 4 3 2 1। अगर मान लेते हैं आपको 6 फैक्टोरियल सॉल्व करना, तो क्या होगा बच्चे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। ऐसे मेरे को इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा इस 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इसको करने का तरीका होता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। ओके, अगर मेरे को मान लेते हैं 5 फैक्टोरियल ओपन करना है, जैसे 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा बच्चे मेरे को 5 फैक्टोरियल को ऐसे खोलना है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, कहां तक खोलना होता है, जब तक 1 नहीं आ जाता, है ना। 5 से लेके 1 तक खोलना है। तो जैसे आप खोलेंगे तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कोई इतनी इजी कैलकुलेशन होती है, आपको मल्टीप्लाई तो करना है, 5 चौक 20 या 60 120, है ना। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्लियर। अब कभी भी हम किसी फैक्टोरियल को लिख रहे हैं तो उसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका में ये दिख रहा है आपको, ये कहां तक खोलना होता है, जब तक 1 नहीं आ जाता आपका, है ना, तब तक आपको खोलना होता है। तो इसको मान लेते कोई भी नंबर n है तो n लिखना है, फिर उससे 1 कम लिखना है, फिर उससे 2 कम लिखना है, फिर 3 कम लिखना है, जब तक लिखते रहना है जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे 5 है, 5 से 1 कम करेंगे, 5 से 2 कम करेंगे, 5 से 3 कम करेंगे, 5 से 4 कम करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई भी नंबर 5 या 6 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो 6 फैक्टोरियल को आपने देखा होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखा था, ये लिखा था मैंने।
इसको जरा ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में जो वैल्यू है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, देख पा रहे हो, ये वैल्यू किसकी है 5 फैक्टोरियल की। तो मैं चाहूं तो 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ बच्चे, हाँ या ना, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ये हो जाएगी। देखो ये 4 3 2 1, ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो फैक्टोरियल को हम अपने अकॉर्डिंग जो है कहीं पर भी रोक सकते हैं, मतलब 6 गुणा 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी है, जहां हम चाहें वहां पे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर कभी मान लेते हैं n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको हम n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको लिखकर, चाहे तो n माइनस 3 पे छोड़ सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कहीं पर भी इसको रोक सकते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी रोक सकते हैं, ठीक है, n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसको देख पा रहे होंगे, मैंने सेकंड चीज लिखी हुई है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चे कि आपको जब भी कोई फैक्टोरियल दे रखा हो तो आप उसको इस तरीके से कहीं पर भी रोक सकते हो, पहले प्लेस के बाद भी रोक सकते हो, चाहो तो n माइनस 2 पे भी रोक सकते हो, चाहे तो n माइनस 3 पे भी रोक सकते हो, तो कहीं पर भी आप रोक सकते हो। अब याद रखिएगा n फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने करी है कितनी होती है 120 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू करेंगे तो 4 3 2 1 होगी, 4 3 2 1, तो ये 24 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 3 फैक्टोरियल का 6 होगा आंसर, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा आंसर, 1 फैक्टोरियल का अगर मेरे को आंसर निकालना होगा 1 होगा, 0 फैक्टोरियल का मेरे को आंसर निकालना होगा तो वो भी 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर भी क्या होता है बच्चे, 1 ही होता है, वो 1 से ज्यादा नहीं होता या 1 से कम नहीं होता, ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ गया, नहीं, 0 फैक्टोरियल को भी निकालना होगा तो वो 1 होता है। अब वो क्यों होता है सर, तो उसके लिए देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, तो इससे भी हम आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल से भी हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये प्रूव करा जा सकता है। अब कैसे प्रूव करेंगे सर, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल बनेगा 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल 1 जो है बच्चे वो ऐसे भी प्रूव हो सकता है। तो आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू हम 1 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इसको 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1। तो कहीं पर भी अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 7 फैक्टोरियल की 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि उसको 0 कर दोगे आप, 0 नहीं कर पाओगे आप, 1 से मल्टीप्लाई, क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं समझ में आ गया। इसको यूज कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिख रखा है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम चाहे तो 7 फैक्टोरियल इंटू मतलब को ना 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, नीचे इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहाँ पे रोकना है वो डिपेंड करता है कि क्या कट करना है आपको, जैसे अगर आपको 5 कट करना है तो 5 फैक्टोरियल पे रोको, 4 फैक्टोरियल कट करना है तो 4 फैक्टोरियल पे रोको, 6 फैक्टोरियल कट करना है तो 6 फैक्टोरियल पे रोको, तो जितना कट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको रोकना पड़ता है, बस समझ आ रही, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको रोकना है, ऐसे ऐसे फैक्टोरियल होता है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, आई होप कि आपको इतना सारा का सारा जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है ना, वो कराने के लिए ये सब कराना जरूरी है, बिकॉज ये पहली वीडियो है, आपको ये सब नहीं आएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो आज का, वो है आपका परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता क्या है, परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचेक, ठीक है, हिंदी में यहाँ लिखता हूँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चे क्रमचय, क्या बोलते हैं क्रमचय, क्रमचय, ठीक है। क्रमचय क्या होता है ये जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्रमचय क्या होता है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्रमचय या परम्यूटेशन का काम क्या है, ये एक्चुअल में करता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत सारी चीजें, आपको उसको ना एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना है, यानी बैठाना है, ठीक है। तो उनको बैठाने के जितने तरीके होते हैं, चॉइसेस, देखो याद रखो मैं चॉइसेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठा दिया, चॉइसेस कितनी है वो काउंट करने का काम होता है बच्चे परम्यूटेशन का। आप बोलेंगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ,
ऐसा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके घर में ना कोई शादी वादी या कोई फंक्शन है, आपकी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने क्या करा, कुछ दोस्तों को जो अपने घनिष्ठ मित्र हैं उनको तो आपने बोल दिया कि आ जाना भाई साहब, बिना बुलाए आ जाना, ठीक है, तो वो तो आ गए। आपने कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको ना मन नहीं करता बुलाने का, उनको ऐसा फॉर्मल नोटिस दे देता, आ जाना मेरा बर्थडे है, ठीक है, ऐसे फोन करके बोल देते हो। तो सपोज करो आपने कुछ 3 लोगों को, ए बी सी को, जो आपके मित्र हैं, उनको बोला कि आ जाना, और वो आएंगे, आपको पता है। डी और ई जो है इनको ऐसे फॉर्मली बोल दिया, भाई इनको बोल रहे हैं ग्रुप में, इनको बुरा ना लगे, तो डी और ई को भी बोल दिया कि चलो तुम भी आ जाना, है ना, कि बर्थडे है मेरा, आ जाना। अब दिक्कत पता क्या हुआ, आपने अरेंजमेंट उसके हिसाब से करी थी, 5 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं करी। आपने क्या करा, आपको पता था कि भाई कम लोग आएंगे, है ना, तो आपने क्या करा, आपने 3 सीट यानी 3 चेयर लेकर आए, आप अपने घर से उठा के 3 चेयर लेकर आए ऊपर बैठाने के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी शार्टी के लिए ना, ऊपर बैठाने के लिए 3 चेयर लेकर आए, है ना, घर से उठा के। आ गए 5 लोग, कितने लोग, 5 लोग आ गए। अब इन 5 लोगों को कैसे अरेंज करना है इन 3 चेयर पे, उसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। अब आप बोलेंगे सर 3 चेयर पे 5 लोग कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। आपने कब बोला कि बैठाना है, बैठाना नहीं है, बैठाने के तरीके कितने हैं, वो होता है परम्यूटेशन, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से याद रखिएगा कैसे करना होता है। परम्यूटेशन 2 तरह का होता है, 2 तरह का कौन कौन सा, एक होता है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड एंड सेकंड इज व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड का केस क्या होता है, और मैं आपको थोड़ा सा पहले इस पे बात करता हूँ, उसके बाद नॉट अलाउड करता हूँ। रिपीटिशन अलाउड का केस क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जिस भी इंसान को या जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पे बैठाया, उसको दोबारा से यूज कर सकते हो उठा के। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करो मैंने अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे टोटल चॉइसेस में काउंट कर रहा हूँ कि कितनी है, या टोटल परम्यूटेशन में काउंट करना चाहता हूँ कि कितने हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितनी चेयर है मेरे पास में, 1 2 3, 3 चेयर या 3 प्लेसेस है मेरे पास में, आया ना। 3 प्लेसेस पे मेरे को कितने लोगों को बैठाना है, 5 लोगों को। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पहले प्लेस पे बैठने के लिए अभी कितने लोग खड़े हुए हैं साइड में, कितने लोग खड़े हैं साइड में, 5 लोग। तो पहले प्लेस पे कौन कौन बैठ सकता है, तो आप बोलेंगे कोई भी बैठ सकता है सर, ये भी बैठ सकता है, 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 इनमें से कोई भी बैठ सकता है। यानी मेरे पास में कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। तो ये चॉइसेस है ना, चॉइसेस, ये चॉइसेस यहाँ पे लिखी जाती है, 5 चॉइसेस, ये 5 जो चॉइसेस है उनको यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये चॉइसेस जो है वो हमने यहाँ पे लिखी। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। अब 5 चॉइसेस है, सपोज करो किसी भी एक को आपने बैठा दिया, किसी को भी आपने बैठा दिया, सपोज करो इसको बैठा दिया आपने, किसको, सी को बैठा दिया। अब सी को बैठा दिया तो रिपीटेशन अलाउड का काम क्या है, जो सी बैठा है यहाँ पे, सी बैठी ऐसे करके मजे से, तो आपने देखा यार ये तो सी बैठ जाएगा, तो यार बाकियों को कैसे बिठाऊंगा मैं। तो आपने क्या करा, सी को बोला भाई उठ उठ उठ, उठा दिया उसको बेचारे को। उसने बोला क्या हुआ, क्या, उठ यहाँ से, बाद में बैठी हो, पहले बाकियों का अरेंजमेंट करने देंगे। तो आपने बेचारे को दोबारा से लाइन में खड़ा कर दिया। तो सी बैठा था, उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया दोबारा से लाइन में, फिर खड़ा हो गया, वो बेचारा फिर ऐसे खड़ा हो गया। क्या, कोई बात नहीं, तेरे को पहली सीट पे देख लूंगा, पहली सीट पे बैठा दूंगा मैं, पहले मेरे को सेकंड सीट का देखना है। तो सेकंड सीट पे आपने देखा, सेकंड सीट पे दोबारा से आप बैठाना चाह रहे हो, ठीक है, तो दोबारा से आप सेकंड सीट पे किसी इंसान को बैठाना चाह रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे कितने बच्चे अभी बाहर खड़े हैं, 5, है ना। कोई भी एक को बैठाया, सपोज करो आपने सपोज करो इसको बैठा दिया, इसको बैठा, फिर इसको उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो अब थर्ड वाले में भी कितनी चॉइसेस बच रही हैं, 5। तो हो क्या रहा है, जब भी हम रिपीटेशन अलाउड का केस होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, बार बार चॉइसेस को रिपीट करते हैं। जैसे 5 चॉइसेस थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 ही, यहाँ पे भी 5 ही, हर जगह पे सेम चॉइसेस है। तो रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये होता है कि चॉइसेस रिपीट हो सकती है, चॉइसेस क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। कोई भी इंसान जो यहाँ पे बैठा है वो दोबारा से वहां पे जाके खड़ा हो सकता है, ठीक है, या कोई भी नंबर जो यहाँ पे यूज करे वो दोबारा यूज हुआ जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को सबको ही बैठाना है, मेरे को इवेंचुअली सारी की सारी चेयर भरनी है, तो इसका मतलब ये मेरे को ये भी भरनी है, एंड ये भी भरनी है, एंड वो भी भरनी है, तीसरी वाली भी। जब भी एंड वर्ड यूज होता है तो हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता नहीं बात, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 125। आगे बात समझ में। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 लोगों को 3 चेयर पे बैठाने के तरीके कितने हैं, जब रिपीटेशन अलाउड हो तो याद रखिएगा 125 तरीके। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, पहला वाला जो केस है ये वाले के ऊपर बात कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अब दूसरा केस क्या है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है फिर क्या करोगे, अगर
रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझो। टोटल परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे वो बात के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस इंसान को बिठा दिया वो इंसान उठा नहीं सकते अब आप। हाँ देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग। तो अगर मैं आपसे बोला पहली चेयर पे कितने चॉइसेस है मेरे पास में बैठाने के लिए, तो आप बोलेंगे सर 5 चॉइसेस हैं, वी हैव 5 चॉइसेस। 5 चॉइसेस हैं सर मेरे पास में, 5 चॉइसेस हैं। सपोज करो कोई भी एक बैठ गया, मान लेते हैं ये बैठ गया बी, है ना। आपने उसको बोला ए उठ, उसने बोला मैं तो नहीं उठता, कहता उठ ना, मैं तो नहीं उठता, बड़ी मुश्किल से 3 ही तो चेयर, मैं नहीं उठता, उसने मना कर दिया बेचारे, ठीक है। अब तो उसको मारोगे थोड़ी ना सबके सामने पकड़ के, चाहे तुम्हारा कितना ही घनिष्ठ मित्र है। तुमने कहा चल बैठा रहे, ठीक है, वो बैठ गया बी। अब बी बैठ गया, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सेकंड सीट पे बैठने के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं अभी भी, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 लोग खड़े हैं। थर्ड सीट पे बैठने के लिए कौन कितने खड़े हैं आप, तो आप बोलेंगे 3 लोग खड़े हैं, है ना। तो हम क्या करें, जो बैठ गया उसको उठा नहीं रहे, वहां से कट हो जा रहा है, ठीक है। जो बैठ गया वहां से कट हो जा रहा है, जो बैठ गया वहां से कट हो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ठीक है, तो ये 60 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना, 60 तरीके से बैठ सकते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो 60 तरीके, है ना। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड तो 125 मेथड, है ना। तो 125 देयर आर 125 वेज, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो रिपीटेशन अलाउड का केस समझ में आया, नॉट अलाउड का केस समझ में आया। ये क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ इसमें ना टाइप वाइज कुछ टाइप स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। अभी इसमें फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे यूज होता है। चलो पहले इधर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन बोला गया फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाओ। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो सपोज आई वांट टू सॉल्व द फर्स्ट वन, ठीक है। सो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, ठीक है, कितने बचे हमारे पास में, तो आप बोलेंगे टोटल डिजिट्स है हमारे पास में, टोटल डिजिट्स जो है हमारे पास में सर वो है 4। कौन कौन से, 1 2 3 4, है ना, 4 डिजिट्स है। मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं वो पता लगाना है आपको, है ना। 3 डिजिट का नंबर बनाना है जब रिपीटेशन अलाउड हो। तो रिपीटेशन अलाउड है इन चारों में से कौन सा डाल सकता हूँ, पहले डिजिट पे कोई भी, दूसरे वाले पे कोई भी, तीसरे वाले पे कोई भी। आंसर कितना, 64, है ना। देखो अगर मान लेता हूँ बी वाला पार्ट करना है इसका, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सेकंड वाले में टोटल नंबर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले पे 4 डल जाएगा, दूसरे वाले पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कम करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तीसरे वाले पे अलाउड नहीं है तो 2 करना पड़ेगा, 4 12 दूनी 24, समझा। तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 12 दूनी 24, ऐसे बना के आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। रिपीटेशन अलाउड का मीनिंग समझ में आ रहा है, नॉट अलाउड का मीनिंग समझ में आ रहा है। नॉट अलाउड में जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, है ना। यहाँ पे डिक्रीज होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको काम का लगता है। हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और बता देंगे आपको और एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके परम्यूटेशन का टाइप बढ़िया तरीके से हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये लो, मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, देखो ये वाली, है ना। तो ऊपर एक फॉर्मूला भी लिखा है, मैं बताता हूँ अभी उसको क्या है। पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं। देखो एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में बोल रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो जब भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, जैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या, एक होता है कि आप जो भी पहले बताया पीछे मैंने आपको वो कर लो, आप नंबर ऑफ चॉइसेस काउंट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फॉर्मूला रट लो, ये रहा फॉर्मूला ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको मैं तरीके से लिखूं तो ये होता है फॉर्मूला, एनपीआर लिखते हैं हम इसको, या तो पी एन आर भी लिख लेते हैं कई बार, दोनों का मीनिंग ऐसी है, ऐसे लिखा दोनों सेम बात है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिखो आप, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लेते हैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको पहले वो बताता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि आप उसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करोगे वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो आपको यही क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है,
तो आपको ये देखना होता है यहाँ पे n क्या है और r क्या है, ठीक है। n ढूंढना पड़ता है और r ढूंढना पड़ता है। n क्या होता है और r क्या होता है मैं अगर आप सबको समझाऊं तो n होता है कि टोटल कितना डिजिट दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं 9। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा n कितना है 9, तो 9 डिजिट है ना, 1 से लेके 9 तक, है ना। r क्या होता है कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का बनाना है। अगर मेरे को पता लगाना है कि कितने नंबर बन सकते हैं, तो टोटल नंबर के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना है, एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है। एनपीआर मतलब 9p3, 9p3, ठीक है। तो क्या होगा ये 9 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। आगे बात समझो। हाँ देखो 9 फैक्टोरियल, इसको अगर मैं ध्यान से देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल बन रहा है, बन रहा है क्या। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओपन करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9876 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कट करो इसको, देखो है ना, कट हो सकते हैं। अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है कितने नंबर बन सकते हैं, तो मुझे बस करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। देखो 9 8 72 होते हैं और 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 504 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे आप इसको बना सकते हो। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ज्यादा इजी लगता है मेरे को, आपको अगर मान लेते फॉर्मूले से नहीं करना, देखो आपको पता तो दोनों चीजें होनी चाहिए। फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कई बार हम नहीं भी यूज करेंगे, तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सेकंड मेथड से करना है, सेकंड मेथड क्या कहता है, इतनी मेहनत ना करो। सेकंड मेथड ये कहता है अगर आपको टोटल नंबर बनाने हैं, टोटल नंबर पता लगाना है, तो आपको ये देखना है कितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। पहले वाले प्लेस पे कितने नंबर रख सकते हो आप, या कितना डिजिट रख सकते हो, तो आप बोलोगे 9 के 9 रख सकते हैं। दूसरे वाले पे मान लो कोई भी रख लिया मैंने, जो रखा उसको हटा दो। दूसरे वाले पे कितने रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। तीसरे वाले में कितने रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं टोटल चॉइसेस काउंट करूंगा तो ये लास्ट वाला आंसर मेरे को डायरेक्ट ही मिल गया, है ना। 9 8 और 7 करके मेरे को आंसर कितना मिल रहा है, ये 504 था, याद होगा आपको, ये भी 504 ही मिलेगी। तो ये एक ही लाइन में खत्म हो रहा है, वो इतना लंबा हो रहा है क्या। जो ये क्वेश्चन है इससे करना जरूरी है, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या ये फॉर्मूला काम का है, हाँ बिल्कुल काम का है। कई बार क्या होगा, ये चीजें काम नहीं आएंगी तो ये फॉर्मूला काम आएगा। कई बार ऐसा होगा कि फॉर्मूला काम नहीं आएगा तो ये चीजें काम आएंगी। तो आपको दोनों ही चीजें सीखनी पड़ेगी, बात समझ में आ गई। अब एनपीआर जो होता है ना, ये बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज होता है। मैं आपको इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसको नोट करो, और जिसको लगता है बच्चों को कि हाँ ये समझ में आ गया, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो एनपीआर की जो हमने पढ़ी प्रॉपर्टी होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, जरा इसको ध्यान से सुनना। दूसरा होता है अगर मैंने मान लेते हैं npn निकालना है, क्या निकालना है, npn, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल के इक्वल। किसके इक्वल होती है, n फैक्टोरियल के इक्वल होती है। कभी अगर मान लेते हैं मेरे को np0 निकालना है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। उस केस में np0 की वैल्यू 1 क्यों होती है सर, यहाँ पे 0 रख के देख लो, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बन रहा है, 1 हो गया ना, हो गया ना। तो ऐसे 1 हो सकता है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट होता है, अगर मान लेते हैं आपको n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। n माइनस 1 का मतलब जैसे होता है 7p6 की वैल्यू निकालनी है, एक कम है ना इससे, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी आपको बनाना होगा तो वो n फैक्टोरियल ही होगा। आप बोलेंगे कैसे सर, ऐसे देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। इससे माइनस से ये कट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 बन रहा है, तो n फैक्टोरियल अपॉन प्लस 1 यानी n फैक्टोरियल हो रहा है। तो देखो जरा n फैक्टोरियल आ गया, यानी इसका आंसर मेरे को निकालना होगा तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 7 फैक्टोरियल। तो एक कम जब भी लिखा होगा तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 जब भी लिखा होगा तो उसका आंसर 1, सेम लिखा होगा तो n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है यहाँ पे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, एनपीआर की। आप इसको पहले नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। चलो
चलो अब देखो, जब भी हम ये टॉपिक करते हैं ना, तो हर टॉपिक किसी ना किसी टाइप पे डिनोट होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। और इसमें ये तो मैं चलो ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जब हम बात करेंगे। अभी देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, फिर नंबर के बेसिस पे आएंगे। अभी ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके। इसके बाद में क्या होगा, ये फॉर्मुला बेस्ड जैसे ही खत्म होंगे तो आपके पास में कुछ टाइप से स्टार्ट होंगे। जैसे ये प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ठीक है, नंबर के बेसिस पर प्रॉब्लम कैसे आती है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं, जितना आपको बताया इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आज का मैंने पहले बोल दिया था, आज का बेसिक लेक्चर है, आपको पहले समझाना है आपको, है ना। तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो 11th क्लास की मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको अच्छे लेवल का सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। 11th क्लास का मतलब ये नहीं कि 11th क्लास के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये तो भूल जाना तुम मेरे से, ये उम्मीद मत रखना 11th क्लास के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वो तो नहीं होगा, ठीक है। इतना इजी नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यूजिंग 8 डिजिट ओनली वन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रखा है कि आपके पास में डिजिट्स हैं कितने, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, ये डिजिट्स हैं। आपसे बोला गया कि इससे कितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो कितने नंबर बना सकते हो। तो टोटल अगर आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो कितने बना सकते हो, 1 2 3 4 प्लेसेस पे, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक करके आंसर निकाल लीजिए। अगर आपका आंसर मेरे से मैच करेगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो ये पहला डिजिट पे आपको ये देखना है कि पहले प्लेस पे कितने डिजिट रखे जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस हमारे पास में सर, सही है ना, 6 चॉइसेस है हमारे पास में। दूसरे प्लेस पे कितने रखे जा सकते हैं, क्योंकि हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है तो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, नहीं है, हर डिजिट को एक बार यूज करना है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो कम होती रहेंगी। तो 6 5 4 3, ठीक है। अब जैसे ये कम हुआ, 6 पंजे 3 चौक 12 12 36 360, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। बस समझ में आ गई, आसान हलवा लड्डू क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। जैसे अगर फॉर्मूला भी आपको बताया तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे रखा है NP4 रेशो NP5 इज इक्वल टू दे रखा है 1:2, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या 7 होगी। आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 20 या 30 सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड में इसका आंसर आपको निकालना है, क्लियर। चलो फॉर्मूला रखिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला NPR का, ठीक है। ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और समझ में आ गई। तो देखो जैसे NP4 है तो इसको मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल, हाँ या ना। NP5 को क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। देखो इससे कट हो रहा है 1 टाइम, इससे कट हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास में क्या हो रहा है 1 अपॉन n माइनस 4 1 अपॉन n माइनस 5, उसको ऊपर पहुंचाओ, ये हो गया n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको नीचे पहुंचाओ n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ऊपर नीचे करना आता है इस सबको डिवाइड का, ठीक है। सबसे ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको ना सॉल्व कैसे करना है आपको, जब भी इस तरीके का आता है तो बच्चे आपको क्या करना है, जो जो बड़ा दिखेगा उसको डिक्रीज करना शुरू करना है। जैसे इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है तो इसको छोटा करना होता है। तो n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 है ना ये फैक्टोरियल, इसको एक और कम करो n माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 में से एक और कम करो तो माइनस 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे रोक दो इसको, यहाँ पे क्यों रोक दो, क्योंकि ऊपर वाला कट करने में मदद करेगा आपकी, ठीक है। जैसे आपने करा देखो, जैसे आएगा 1 अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 4 + 2 खत्म, 6 आ गई। तो 6 इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, है ना, इजी था ना। चलो अच्छी बात है, चलो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जैसे हम मेरे को करना है बच्चे, ये ध्यान से देखो, तीसरा मतलब जो भी है मैं अपनी मर्जी से दूसरा तीसरा किसी को भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो
ये वाला क्वेश्चन सपोज करो हमारे को सॉल्व करना 2009 का क्वेश्चन है। बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इफ 5pr इज इक्वल टू 6p6r माइनस 1। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे pn r जो होता है इसको हम npr भी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे लिखेगा p5 r, तो इसका मतलब ये है बच्चे 5pr। आगे बात समझ में? तो ये वैल्यू n को दिखाता है, ये वैल्यू r को दिखाता है। तो ये वैल्यू ऊपर वाली होती है, ये वैल्यू नीचे वाली होती है। समझ में आगे की बात? हाँ, तो इसका मीनिंग क्या पहले तो आप ये समझिएगा, उसके बाद में आप आंसर को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, अगर आपको समझ में आ गया तो है ना, एक आंसर निकाल के रखो। तो इस क्वेश्चन में बोला था 5pr किसके इक्वल है बच्चे? 6pr माइनस 1 के। समझ में आई ये बात? 5pr किसके इक्वल है? 6pr माइनस 1 के। तो 5pr को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। हाँ या ना? है ना? अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। हाँ या ना? कर सकते हैं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चे? ठीक है, तो कर लो। ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल हो गया बच्चे। ये 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 माइनस r है बच्चे। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 1 7 होता है, तो ये 7 हो गया। और 6 फैक्टोरियल को मैं खोल देता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 7 माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो गया बच्चे, यहाँ पे 5 माइनस r का फैक्टोरियल है। ध्यान से देखो, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल एक बारी में कट हो रहा है ना? कितनी बारी में? एक बारी में कट हो रहा है। तो एक बारी में कट हो रहा है तो बच्चे ये कुछ ऐसे बन रहा है, देखो जरा, ये बन रहा है 1 अपॉन 5 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस r बन रहा है। 7 माइनस r को डिक्रीजिंग टर्म में खोल दो, तो कैसे? 7 माइनस r हो जाएगा, 6 माइनस r हो जाएगा और 5 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये कट हो जाएगा। सही है ना? जैसे ही कट हुआ इसको ऊपर पहुंचाओ, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 6r है। अब आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सॉल्व करके ना। मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए r इंटू r स्क्वायर बनता है ना? तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इतना मेहनत क्यों करनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 4 वैल्यूज दे रखी हैं आपको, ऑप्शन किस लिए दे रखे हैं? रखो, आंसर निकालो, देखो जरा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसका। सपोज करो मैं रखता हूँ यहाँ पे छोटा नंबर रखता हूँ, पहले 2 रखूंगा तो क्या 6 आएगा? 7 माइनस 2 होता है 5, 6 माइनस 2 होता है 4, 5 26 नहीं आ रहा। 4 रखो, 7 माइनस 4 कितना होता है? 3 होता है। और 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 होता है। तो 3 गुणा 2 6 होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 खत्म हो गया, इतना ही करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका सी ऑप्शन निकला है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तब मेहनत करना जब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है करने के लायक, ये करने लायक थोड़ी ना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है इफ 5p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr है, तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी? समझे? 5p5 प्लस 5p4 इज इक्वल टू 10pr है, तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है, बट मैंने अभी तक प्रॉपर्टी बताई नहीं आपको, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको ऐसे सॉल्व करूं, है ना, बिना प्रॉपर्टी के। तो देखो क्या है, जैसे ये दे रखा है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 किसके इक्वल दे रखा है? 10pr के। और आपसे ये पूछा है r की वैल्यू बताओ। राइट हैंड साइड को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बड़ी लग रही है ना। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे 9p5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। हाँ, प्लस 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। हाँ, 10pr के इक्वल है। समझ गए? चलो मैंने कोई प्रॉपर्टी भी बताई नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ ऐसे ना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे कितना? 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया बच्चे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये हो गया बच्चे 9 में से 4 गया, 5 फैक्टोरियल हो गया बच्चे। ठीक है, इज इक्वल टू 10pr। अब इसमें ध्यान से देखो, ये 5 फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा तो मैं इसको क्या 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या बच्चे? फैक्टोरियल। हाँ या ना? इससे ये कट हो रहा है,
5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। सही है, हाँ ध्यान से देखो। तो ये हो रहा है बच्चे कितना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 बार, है ना। ये किसके इक्वल आ रहा है, 10 PR यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R का होल फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R का होल फैक्टोरियल है, तो क्या हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल बन जाए, किसी भी तरीके से इसके इक्वल बन जाए। तो R की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसके इक्वल बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा ना। जैसे ये है बच्चे 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बच्चे, अपॉन 10 माइनस R का होल फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 लिख सकता हूँ। इस 10 को नीचे पहुंचा दो यहाँ, तो देखो ये तो कट हो जाएगा, एक बारी में कट होगा 5 बारी में, और 5 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको जरा ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये है बच्चे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल। आगे बात समझ में, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अगर जरा ध्यान से देखो तो ये 5 फैक्टोरियल होता है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो रहा है बच्चे, इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R का होल फैक्टोरियल। R की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि 5 फैक्टोरियल बन जाए। तो आप बोलेंगे सर R की वैल्यू 5 रख लो, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, बी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई आपको, कैसे करा हमने, कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आया। चल नोट करो इसको। तो आपको हर चीज के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना, एक आंसर बनाना। ठीक है, कि कौन सा आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ठीक है, कल हम क्या करेंगे इसके बाद, मतलब जो हमारा लेक्चर होगा कल होगा या जो भी आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम नया टाइप इसमें स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको एक्चुअल प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे। तो अभी आप ये क्या करिए, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।